हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनसाइड बॉटनी। आज का टॉपिक है एंजाइम्स। आपको पता है बच्चों कि प्लांट वर्ल्ड हो या एनिमल वर्ल्ड हो, सभी जगह बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस होते रहते हैं और ये फंक्शंस बायोकेमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में होते हैं। ये रिएक्शन चाहे एनाबॉलिक हो या कैटाबॉलिक, इनको स्पीड अप करने के लिए हमें ज़रूरत होती है कुछ कैटलिस्ट की। और बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जो कैटलिस्ट प्रेजेंट है उन्हीं को हम लोग एंजाइम्स कहते हैं। तो एंजाइम्स और कुछ नहीं, बस प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स हैं जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं और ये हर तरह के बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन में हेल्प करते हैं, फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो। और आपको पता है कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो है ये किसी भी दूसरे कैटलिस्ट से, यानी कि चाहे वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हो या सिंथेटिक कैटलिस्ट हो, उनकी तुलना में बायो कैटलिस्ट मच मोर प्रिसाइज हैं और अपना काम बिल्कुल सही से करते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं उसमें कोई भी टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, यानी बिना साइड इफेक्ट्स के ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो एंजाइम्स, जैसा कि आपको पता है, ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। एन जिसका मतलब होता है इन यानी अंदर, और जाइम जो कि हम ईस्ट के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहली बार इसका टर्म कोहने ने दिया था। जब तक एंजाइम टर्म की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक हम इसे फर्मेंट्स के नाम से जानते थे, क्योंकि आपको पता है कि ये फर्मेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। एडवर्ड बुकनर ने सबसे पहली बार प्योर एंजाइम एक्सट्रैक्ट को प्रिपेयर किया जो कि जाइमेज एंजाइम था। इन्होंने इसको ईस्ट से निकाला था और इसी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था 1903 में। आपको पता है कि इसका प्रोटीनेशियस नेचर होता है और इसको कंफर्म किया था समनर ने 1926 में। उन्होंने आइसोलेट किया था यूरिएस को क्रिस्टलाइन फॉर्म में फ्रॉम द जैक बीन। बीटल और टेटम ने वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस बताई थी, जिसमें ये कहा गया था कि एक जीन एक एंजाइम को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एंजाइम्स, आपको पता है कि ये कंपार्टमेंटेशन होता है एंजाइम्स का, यानी एक जैसे एंजाइम पूरे सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। साइटोसॉल में, जैसे आपको पता है, साइटोसॉल और माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो डीएनए सिंथेसिस और आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो एंजाइम दो तरह के रिपोर्ट किए गए हैं, एंडो एंजाइम्स और एक्सो एंजाइम्स। एंडो एंजाइम्स को हम इंट्रासेलुलर एंजाइम भी कह सकते हैं, जो सेल के डिफरेंट पार्ट में प्रेजेंट होते हैं और वहीं पर वर्क करते हैं। तो इनका जो एक्शन होता है वो विद इन द सेल होता है। जबकि एक्सो एंजाइम्स जो होते हैं, एक्सो जैसा नाम बता रहा है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर वर्क करते हैं। जैसे फर्मेंटिव एंजाइम्स होते हैं, वो प्रिपेयर तो सेल के अंदर होते हैं लेकिन सेल के बाहर इनका एक्शन देखने को मिलता है। एंजाइम्स को हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स टाइप में भी डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल एंजाइम की अगर हम बात करें तो ये एक टाइप के पॉलीपेप्टाइड चेन से ही मिलकर बने हुए हैं, यानी यहाँ पर एक टाइप का पॉलीपेप्टाइड ही प्रेजेंट है, जैसे हम एमाइलेज को देख सकते हैं। जबकि जो कॉम्प्लेक्स टाइप है, यहाँ पर प्रोटीन डेरिवेटिव यानी पॉलीपेप्टाइड के साथ साथ कुछ स्पेशल ग्रुप्स भी अटैच होते हैं जो मिलकर एक होलो एंजाइम बनाते हैं। तो एक एपो एंजाइम प्लस एक कोफैक्टर, ये दो मिलके एक होलो एंजाइम बनाता है। एपो एंजाइम यहाँ पर प्रोटीन पार्ट है, जबकि कोफैक्टर तीन तरीके के हो सकते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम और मेटल आयंस। प्रोस्थेटिक ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं जो फर्मली बाउंड है प्रोटीन से यानी एपो एंजाइम से। तो ये परमानेंटली अटैच है और इन्हें डिटैच करना इतना आसान नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा है हीम जो कि एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, वहीं पर को एंजाइम ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है लेकिन ये लूजली अटैच होता है, यानी कि ये इजिली डिटैच किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं एक को एंजाइम जो है वो कई सारे दूसरे एपो एंजाइम के लिए को फैक्टर्स की तरह यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने नियासिन को देखा होगा, विटामिन B5 जो कि एक को एंजाइम है और निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड में यूज हो रहा है। विटामिन B2 जिसको हम लोग रिबोफ्लेविन भी कहते हैं, जो कि फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड में यूज हो रहा है। इसी तरह कुछ मेटल आयंस हैं जैसे कि जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, जो एपो एंजाइम के साथ बाइंड करके होलो एंजाइम का निर्माण कर रहे हैं। अगर हम एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें
तो एंजाइम आपको पता ही है कि हाई मॉलिक्यूलर वेट के स्ट्रक्चर्स होते हैं, और एंजाइम्स को हम एम्फोटेरिक इन नेचर भी कह सकते हैं, यानी कि ये एच आयन और ओ एच आयन कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं जैसी नीड हो केमिकल रिएक्शन में। और ये कोलाइडल इन नेचर होते हैं, तो एक्सट्रीमली लो रेट है इनके डिफ्यूजन का, इजीली डिफ्यूज नहीं हो सकते हैं। नॉर्मली एंजाइम्स थर्मोलेबाइल होते हैं, यानी कि हाई टेम्परेचर पे ये इजीली डीनेचर्ड हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाती है इनकी पॉलीपेप्टाइड चेन। इसीलिए एंजाइम्स का स्टोरेज हमेशा लो टेम्परेचर पे करना चाहिए फॉर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। एंजाइम्स को हम गुड कैटलिस्ट तो कह ही रहे हैं क्योंकि बहुत स्मॉल अमाउंट में यूज हो रहा है और रिएक्शन की स्पीड बहुत बहुत तेज कर दे रहा है। इसके अलावा एंजाइम्स क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव दोनों ही फॉर्म में अनचेंज्ड है, तो एंजाइम बहुत ही गुड कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा है। रिवर्सिबिलिटी की बात करें तो एंजाइम ट्रू कैटलिस्ट तो है ही है, यानी कि ये रिएक्शन को फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन एंजाइम एक्शंस की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। जैसे आपको पता है कि एंजाइम का इनहिबिशन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के द्वारा हो सकता है। यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड कर लेते हैं और सबस्ट्रेट को मौका ही नहीं देते बाइंड होने का, जिससे केमिकल रिएक्शन ऑटोमेटिकली सफर करता है, स्टॉप हो जाता है। और दूसरी तरीके के नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स भी मौजूद है। ये इनहिबिटर्स एक्टिव साइट पे तो नहीं जुड़ते, लेकिन एंजाइम में कहीं ना कहीं बाइंड हो जाते हैं और एक्टिव साइट को स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन कर देते हैं। तो अब ये एक्टिव साइट अपने डिजायर्ड सबस्ट्रेट से बाइंड करने के लायक नहीं है, इस वजह से बाइंडिंग रिफ्यूज हो जाती है और अगेन रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। जबकि फीडबैक इनहिबिशन की हम बात करें तो यहाँ पर एंड प्रोडक्ट जो है वही बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है। जब ज़्यादा एंड प्रोडक्ट बन जाता है तो ये क्या करता है, एंजाइम से बाइंड कर जाता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम करने लगता है और यहाँ पर फिर रिएक्शन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। जबकि एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन, एलोस्टेरिक जिसका मतलब होता है अनदर प्लेस, यानी यहाँ पर कोई अलग जगह है जो एक रेगुलेटर मॉलिक्यूल के लिए बनी हुई है, जैसा कि आपने लैक ओपेरॉन और टीआरपी ओपेरॉन में पढ़ा होगा। तो ये रेगुलेटर मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग एक्टिवेटर या प्रोमोटर भी कहते हैं, ये उस साइट पे बाइंड करता है और यहाँ पर कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये रेगुलेटर मॉलिक्यूल डिसाइड करता है कि रिएक्शन को आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। एंजाइम एक्शन के लिए दो थ्योरीज आपको पता है, बहुत फेमस है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस एंड इंड्यूस फिट थ्योरी। तो लॉक एंड की हाइपोथेसिस, जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा है कि एक ताला और उसकी चाबी होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर स्पेसिफिक साइट होते हैं जो स्पेसिफिक टाइप के सबस्ट्रेट के लिए बने हैं, सबस्ट्रेट के अलावा कुछ बाइंड नहीं कर सकता। तो सबस्ट्रेट एक की तरह इस लॉक के अंदर, एंजाइम के लॉक के अंदर फिट हो जाती है। जबकि इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस, जिसको कोशलैंड ने दिया था, इनके अकॉर्डिंग एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट पहले से एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रहते हैं, लेकिन सबस्ट्रेट के आने से सबस्ट्रेट कुछ ऐसा इंड्यूस करता है जिसकी वजह से ये उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं और फिर बाइंडिंग हो सकती है। दैट्स ऑल अबाउट एंजाइम। नए लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।